एवरीवन। तो हम लोग चैप्टर को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग इंटेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। जो हमने लास्ट वीडियो में जो टॉपिक पढ़ा था उससे रिलेटेड जो इंटेक्स्ट क्वेश्चन है हम उनको पहले डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑटोट्रॉफिक एंड हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। क्या डिफरेंस होता है हमारा? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं, और हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो अपने खाने के लिए डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑटोट्रॉफ्स पे ही डिपेंड होते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, वेयर डू प्लांट्स गेट ईच ऑफ द रॉ मटेरियल्स रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। उनको कहाँ से मिलता है जो रॉ मटेरियल्स उनको फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरत होती है, वो रॉ मटेरियल्स उनको कहाँ कहाँ से मिलते हैं। सबसे पहले हमें वाटर चाहिए, वाटर उनको कहाँ से मिलेगा? सॉइल से मिलेगा, रूट्स उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे। सेकेंड, हमें क्लोरोफिल चाहिए होता है जो लीव्स पे प्रेजेंट होता है। सनलाइट चाहिए होती है जो सन से मिलती है हमें, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज द रोल ऑफ एसिड इन आवर स्टमक। हमारे स्टमक में एसिड रिलीज होता है जो कि गैस्ट्रिक ग्लैंड्स रिलीज करते हैं, तो उस एसिड का हमारा रोल क्या होता है? एसिड है मतलब कि स्टमक में एसिडिक मीडियम क्रिएट करने के लिए काम करेगा। और सेकंड क्या हो जाएगा, जो बैक्टीरिया या फिर जो भी हमारे पैथोजेंस है जो खाने के साथ हमारी बॉडी में चले गए हैं उनको डाइजेस्ट करने के लिए भी एसिड हमारा काम करता है, उनको किल करता है बैक्टीरियाज को, ठीक है। फोर्थ है हमारा, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स। डाइजेस्टिव एंजाइम्स का क्या फंक्शन होता है? डाइजेस्टिव एंजाइम जो हमने खाना खाया वो कॉम्प्लेक्स में था, ठीक है। अब उस कॉम्प्लेक्स फूड को हमें क्या करना है? सिंपल फूड में कन्वर्ट करना है। अब उसको ब्रेक डाउन करने के लिए किसकी जरूरत होती है? हमें एंजाइम्स की जरूरत होती है, तो एंजाइम्स ब्रेक डाउन में हेल्प करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, हाउ इज द स्मॉल इंटेस्टाइन डिजाइन टू एब्जॉर्ब डाइजेस्टेड फूड। स्मॉल इंटेस्टाइन को कैसे डिजाइन किया गया है ताकि वो इजिली डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब कर ले। स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर विलाई प्रेजेंट होते हैं। वो विलाई क्या करते हैं? सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं स्टमक के, ठीक है। जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज्यादा इजिली फूड एब्जॉर्ब हो पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे यही लिखना है, हमें विलाई के बारे में लिखना है। हमारे नेक्स्ट टॉपिक जो है दैट इज रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन को हमें डिस्कस करेंगे अब यहाँ पे। सबसे पहले यहाँ एक्टिविटी दी गई है हमें, यहाँ हमने क्या करना है, दो टेस्ट ट्यूब लेनी है। दोनों टेस्ट ट्यूब में हमने लाइम वाटर फिल कर लिया, ठीक है। एक में अपने माउथ से हमने ब्लो किया है CO2 को, ठीक है। जो हम लोग एयर बाहर की तरफ छोड़ रहे हैं, जो एक्सेल कर रहे हैं दैट इज CO2। उस CO2 को हम लोग क्या करें? लाइम वाटर के अंदर यहाँ डायरेक्टली ब्लो कर रहे हैं हमारे माउथ से, लेकिन यहाँ पे हम लोग इस एक पिचकारी की हेल्प से ब्लो कर रहे हैं, ठीक है। तो हमें क्या देखने को मिलेगा? हमें दोनों का टाइम नोट करने की कितने टाइम में जो लाइम वाटर है वो मिल्की टर्न हो रहा है। हमें पता है लाइम वाटर के अंदर जब हम लोग CO2 को ऐड करते हैं तो वो क्या करता है? हमारा मिल्की कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे वही चेक करना है। तो रेस्पिरेशन में हम लोग पूरा यही स्टेप्स पढ़ेंगे, ठीक है। वी हैव डिस्कस्ड न्यूट्रिशन इन ऑर्गेनिज्म इन द लास्ट सेक्शन में हमने न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा था। द फूड मटेरियल्स टेकन इन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इज यूज्ड इन द सेल्स टू प्रोवाइड एनर्जी फॉर वेरियस लाइफ प्रोसेसेस। जो हमें एनर्जी मिलती है न्यूट्रिशन के थ्रू, वो एनर्जी कहाँ पे जाती है? सेल्स हमारे यूज करते हैं ताकि उनको एनर्जी मिल सके और वो हमारी लाइफ की सारी लाइफ प्रोसेसेस जो हमारी बॉडी के अंदर हो रहे हैं उनको अच्छे से वर्क करवा सके, ठीक है। जो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो इस एनर्जी को अलग अलग तरीके से यूज करते हैं, ठीक है। सम क्या करते हैं? सम यूज ऑक्सीजन टू ब्रेक डाउन ग्लूकोज कंप्लीटली इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ठीक है। एंड सम यूज अदर पाथवेज डू नॉट इन्वॉल्व ऑक्सीजन। तो जो हमने खाना खाया दैट इज ग्लूकोज, उस ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करना पड़ेगा हमें, तभी तो हम उसके अंदर से जो एनर्जी उसके अंदर स्टोर है वो एनर्जी बाहर आएगी, ठीक है। अब उस ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करने के लिए कुछ कुछ ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं? ऑक्सीजन का यूज करते हैं। ऑक्सीजन की हेल्प से उस ग्लूकोज को ब्रेक डाउन कर लेते हैं और उसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ठीक है। वाटर हमारी बॉडी यूज कर लेती है और कार्बन डाइऑक्साइड जो हार्मफुल मटेरियल हमारी बॉडी के लिए, उसको हम लोग बाहर एक्सेल कर देते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ कुछ ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं? ये वाला पाथवे यूज नहीं करते। कौन सा पाथवे? ऑक्सीजन को यूज करने वाला। वो क्या करते हैं? कोई दूसरा पाथवे यूज करते हैं ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करवाने के लिए, उसके अंदर ऑक्सीजन का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। लेकिन यहाँ पे क्या बोला गया है, चाहे कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, ठीक है, सबके अंदर एक स्टेप कॉमन रहेगा कि फर्स्ट स्टेप इज द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज अ 6 कार्बन मॉलिक्यूल इनटू अ 3 कार्बन मॉलिक्यूल कॉल्ड पायरुवेट। ये सबके अंदर कॉमन रहता है। आइदर वो एरोबिक ऑर्गेनिज्म हो, एनारोबिक ऑर्गेनिज्म हो, कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, कोई भी पाथवे वो यूज करता हो, लेकिन सबके अंदर जो फर्स्ट स्टेप होता है हमारा ग्लूकोज को पायरुवेट में कन्वर्ट करने वाला, वो सबके अंदर कॉमन रहेगा। पायरुवेट से उसके बाद चीजें अलग अलग हो जाएंगी। कोई पायरुवेट को अलग तरीके से यूज करेगा, कोई ऑर्गेनिज्म उसको अलग तरीके से यूज करेगा एनर्जी लेने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे ग्लूकोज हमारा क्या होता है? 6 कार्बन मॉलिक्यूल होता है, C6H12O6। तो ये हमारा क्या है? ग्लूकोज, दैट इज 6 कार्बन मॉलिक्यूल। ये हमारे 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं? पायरुवेट। ये चीज हमें याद रखनी है।
और ये प्रोसेस हमारी बॉडी के अंदर कहाँ पे होती है, सेल के साइटोप्लाज्म में होती है। ठीक है, ये चीज भी याद रखनी है कि जो फर्स्ट स्टेप हमारा ऑर्गेनिजम्स में, सारे ऑर्गेनिजम्स में जो फर्स्ट स्टेप होता है वो सेल के कौन से पार्ट में होता है, तो कहाँ पे होता है वो साइटोप्लाज्म में। उसके बाद क्या होता है, फर्दर द पायरुवेट में बी कन्वर्टेड इनटू, या तो पायरुवेट बाद में जाके इथेनॉल में कन्वर्ट हो जाता है, किसी किसी ऑर्गेनिज्म में वो कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। दिस प्रोसेस टेक प्लेस इन ईस्ट ड्यूरिंग फर्मेंटेशन। जिस प्रोसेस में जो हमारा पायरुवेट होता है वो इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, इस प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं, फर्मेंटेशन बोल रहे हैं। ठीक है, और इसके अंदर ऑक्सीजन का इन्वॉल्वमेंट नहीं हो रहा है, तो मतलब इसके अंदर कौन सा रेस्पिरेशन हो रहा होगा, एनारोबिक रेस्पिरेशन हो रहा होगा। एनारोबिक मतलब कि ऑक्सीजन की एब्सेंस में हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पे क्या जो प्रोडक्ट्स बनेंगे वो हमारे क्या क्या बनेंगे, इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। किसके अंदर होता है ये, ईस्ट के अंदर होता है। ठीक है, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फर्मेंटेशन बोलते हैं। जो इस प्रोसेस में रेस्पिरेशन हो रहा है उस रेस्पिरेशन को हम क्या बोलेंगे, एनारोबिक रेस्पिरेशन। क्यों बोलेंगे, क्योंकि ये हमारा एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में हो रहा है। ठीक है, ब्रेकडाउन ऑफ पायरुवेट यूजिंग ऑक्सीजन टेक्स प्लेस इन द माइटोकॉन्ड्रिया। जिस प्रोसेस में पायरुवेट ऑक्सीजन का इन्वॉल्वमेंट करके ब्रेक डाउन करे, ठीक है, एनर्जी लेने के लिए, ये प्रोसेस हमारी कहाँ पे होगी, माइटोकॉन्ड्रिया में होगी। दिस प्रोसेस ब्रेक्स अप द 3 कार्बन। इस प्रोसेस में क्या होगा, हमारा पायरुवेट 3 कार्बन मॉलिक्यूल था टू गिव 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जहाँ पे एरोबिक रेस्पिरेशन का यूज हो रहा होगा वहां पे जो पायरुवेट मॉलिक्यूल है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हमारे 3 मॉलिक्यूल्स देगा कार्बन डाइऑक्साइड के, और दूसरा प्रोडक्ट हमारा क्या बनेगा, दैट इज वाटर। ठीक है, अब यहाँ पे हमें पता लग रहा है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रही है ये चीज। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन। तो ये डिफरेंस भी हमसे पूछा जाता है, एरोबिक एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, सबसे पहला तो हमारा क्या हो जाएगा, एक में ऑक्सीजन का इन्वॉल्वमेंट है और दूसरे में नहीं है। ठीक है, सेकंड हम लोग लिख सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के कितने मॉलिक्यूल्स फॉर्म होते हैं, एरोबिक में हमारे 3 मॉलिक्यूल्स फॉर्म होते हैं। थर्ड हम लोग क्या लिख सकते हैं, कि उसमें एक और प्रोसेस होती है दैट इज फर्मेंटेशन, हमारे एनोरोबिक का पार्ट होता है, लेकिन एरोबिक का ऐसा कोई पार्ट नहीं होता। The release of energy in this aerobic process is lot greater than in the anaerobic process. जो एनर्जी हमारी एरोबिक प्रोसेस में रिलीज हो रही होती है वो बहुत ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू एनारोबिक प्रोसेस। समटाइम्स व्हेन देयर इज लैक ऑफ ऑक्सीजन इन आवर मसल सेल्स, कभी कभी क्या होता है हमारी मसल सेल्स में ऑक्सीजन बहुत कम हो जाता है। ठीक है, तो वहां पे हमारा जो पायरुवेट होता है वो एक दूसरा पाथवे बदल लेता है, वो अपना रास्ता चेंज कर लेता है। वहां पे पायरुवेट हमारा कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में चेंज होने की बजाय वो हमारे लैक्टिक एसिड में चेंज हो जाता है। ठीक है, विच इज ऑल्सो अ 3 कार्बन मॉलिक्यूल है हमारा लैक्टिक एसिड भी। ठीक है, और द बिल्ट ऑफ लैक्टिक एसिड इन मसल्स ड्यूरिंग सर्टेन एक्टिविटीज कॉजेस क्रैम्प्स। जब हमारे ऐसे होता है ना, क्रैम्प्स आ जाते हैं भागते भागते, मेनली एथलीट्स वगैरह में होता है। ठीक है, जब वो एक्सरसाइज कर रहे होते हैं या कोई एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे होते हैं तो एकदम से उनको लगता है कि क्रैम्प्स आ गए उनके पैर में या कहीं मसल्स में। ठीक है, इसका मतलब उन मसल्स में क्या हो गया होगा, ऑक्सीजन की कमी हो गई होगी, और वहां पे पायरुवेट जब ऑक्सीजन है ही नहीं या कम है तो पायरुवेट उस चीज को यूज ही नहीं कर पाएगा ऑक्सीजन को, तो वो दूसरा पाथवे चेंज कर लेता है जहां पे पायरुवेट किस में कन्वर्ट हो जाता है, हमारे लैक्टिक एसिड में। अब यहाँ पे हमें यही पाथवे दे रखा है पूरा। ठीक है, सबसे पहला देखो सेम है, कॉमन स्टेप है यहाँ पे, ग्लूकोज 6 कार्बन मॉलिक्यूल किस में कन्वर्ट हो जाता है, पायरुवेट दैट इज 3 कार्बन मॉलिक्यूल प्लस कुछ एनर्जी रिलीज हो जाती है। ठीक है, ये 6 कार्बन था, ये 3 कार्बन है, कार्बन कम हो गया मतलब जो कार्बन बच गया हमारे, जो यहाँ पे नहीं आया उससे क्या निकल गई, हमारी एनर्जी निकल गई। ठीक है, और ये प्रोसेस कहाँ पे हो रहा होता है, हमारा इन द साइटोप्लाज्म। अब ये पायरुवेट हमारा 3 पार्ट में डिवाइड करता है। ठीक है, जब यहाँ पे एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में पायरुवेट अपने आप को ब्रेक डाउन कर रहा होगा, कहाँ पे होता है, ये हमारे ईस्ट के अंदर होता है, और यहाँ पे प्रोडक्ट्स हमारे क्या बनते हैं, इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी। और जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलते हैं उसके हमारे कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, 2 कार्बन मॉलिक्यूल्स, नहीं सॉरी, इथेनॉल जो हमारा होता है वो क्या होता है, हमारा 2 कार्बन मॉलिक्यूल्स। ठीक है, नेक्स्ट हमारा पायरुवेट जब लैक ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि हमारी जो मसल सेल्स होती हैं वहां पे हमारा जब ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा कमी हो जाती है, वहां पे पायरुवेट किस में कन्वर्ट हो जाता है, हमारा लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी। और लैक्टिक एसिड हमारा क्या है, 3 कार्बन मॉलिक्यूल। पायरुवेट कितना था, 3 कार्बन मॉलिक्यूल। इथेनॉल कितना है हमारा, 2 कार्बन मॉलिक्यूल। अब नेक्स्ट हमारा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो नॉर्मल प्रोसेस हो रही होती है, जैसे आप लोग अभी बैठे होगे तो यहाँ पे हमारी नॉर्मल प्रोसेस हो रही है एनर्जी के लिए। ठीक है, वहां पे पायरुवेट हमारा इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ब्रेक डाउन कर रहा है, और इसके प्रोडक्ट्स क्या क्या बनते हैं, हमारे कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी। ठीक है, द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन। जब रेस्पिरेशन में जो एनर्जी रिलीज हमारी हो रही होती है वो किस फॉर्म में रिलीज होती है, हमारी एटीपी के फॉर्म में रिलीज होती है। ठीक है, एटीपी इज ब्रोकन डाउन गिविंग राइज टू अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी व्हिच कैन ड्राइव द एंडोथर्मिक रिएक्शंस टेक्स प्लेस इन द सेल।
अब जो एटीपी हमारा होता है, एटीपी क्या है, हमारा एनर्जी को स्टोर करके रखे हुआ है। अब इस एटीपी का क्या करते हैं हम लोग, ब्रेक डाउन करते हैं। इसके अंदर जो फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी जो रखी हुई है वो हमारी निकलती है। वो एनर्जी फिर हमारे बॉडी में जितनी भी रिएक्शंस चल रही होती है, एंडोथर्मिक रिएक्शंस, ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जितनी भी रिडॉक्स रिएक्शंस हमारी चल रही होंगी बॉडी में, उन सारी रिएक्शंस के लिए वो एनर्जी हमारी फिर यूज करेगी। ठीक है, अब यहाँ एटीपी के बारे में हमें बता रखा है। एटीपी सबसे पहले क्या होता है, हमारा एनर्जी करेंसी फॉर मोस्ट सेलुलर प्रोसेसेस। जो जितनी भी सेलुलर प्रोसेस हमारी बॉडी में हो रही होती हैं, उन सबको एनर्जी देने वाला हमारा एटीपी होता है। ठीक है, अब ये एटीपी हमारा बनता कैसे है, जो हमारा एडीपी होता है, एडीपी मतलब एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। डाई मतलब कि इसके पास बस दो ही फॉस्फेट है। जब इसके अंदर मैं एक और फॉस्फेट ऐड कर देती हूँ एनर्जी प्रोवाइड करने के बाद, तो ये एडीपी किस में कन्वर्ट हो जाता है, हमारे एटीपी में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब दो फॉस्फेट थे, यहाँ पे एक और फॉस्फेट ऐड हो गया, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जिसको हम बोल रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे किस में कन्वर्ट हो गया, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ट्राइफॉस्फेट मतलब अब इसके पास तीन फॉस्फेट है। ठीक है, अब जितनी भी एंडोथर्मिक प्रोसेस हमारी बॉडी में हो रही है, सेल के अंदर हो रही है, एटीपी उन रिएक्शंस को करवा रहा है। ठीक है, अब मान लेते हैं जैसे ये एडीपी है, ये एटीपी है। अब एटीपी का जो लास्ट वाला फॉस्फेट जो लिंक हो रखा है, जो सबसे एटीपी की मान लेते चेन है, ये लास्ट में जो फॉस्फेट लिंक हो रहा होगा, जब मैं उस फॉस्फेट को वहां से हटाऊंगी वाटर का यूज करके, तो वो फॉस्फेट हटने के बाद जो एनर्जी मेरी रिलीज होगी वो कितनी होती है, मेरी 30.5 किलो जूल पर मोल इज रिलीज। और यही एनर्जी क्या करती है, हमारे बॉडी को बहुत सारी चीज़ों में हेल्प करती है। जैसे कि हो गया कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स का जो कॉन्ट्रैक्शन होता है, प्रोटीन सिंथेसिस हो, या कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स कहीं पे जाना हो, और बहुत सारी एक्टिविटीज़ में हमारी ये एटीपी वाली एनर्जी फिर यूज होती है। कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स का मतलब क्या होता है, जैसे कि मान लेते मैंने कोई गर्म कप को छुआ, ठीक है, अब मेरे बॉडी उस चीज को रिस्पॉन्ड कैसे करेगा, वहां पे जो मेरी नर्व्स थी वो उस मैसेज को लेके मेरे ब्रेन के पास जाएंगी, ब्रेन वापस से उस मैसेज को लेके मेरे हैंड के पास आएगा, और मेरे हैंड को ऑर्डर देगा कि हाथ को मुझे पीछे करना है। ठीक है, ये क्या हो रहा है, हमारे नर्व इम्पल्स कंडक्शन। और इस चीज में भी हमारी कौन हेल्प करता है, एटीपी। ठीक है, सिंस द एरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन पाथवे हमारे किस चीज पे डिपेंड है, ऑक्सीजन पे डिपेंड है। एंड एरोबिक ऑर्गेनिज्म नीड टू इंश्योर दैट देयर इज सफिशिएंट इनटेक ऑफ ऑक्सीजन। और अगर उस चीज को, अगर एरोबिक रेस्पिरेशन में हमें ऑक्सीजन की जरूरत होती है, इसका मतलब जो एरोबिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको इंश्योर करना पड़ता है कि उनकी बॉडी सही अमाउंट में ऑक्सीजन को इनहेल करे। अगर थोड़ी भी कमी होगी तो वो एरोबिक रेस्पिरेशन वो परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। ठीक है, वी हैव सीन दैट प्लांट्स एक्सचेंज गैसेस थ्रू स्टोमेटा। हमने प्लांट्स में पढ़ा था कि जो प्लांट्स होते हैं वो गैसेस का एक्सचेंज कहाँ से करते हैं, स्टोमेटा के हेल्प से करते हैं। ठीक है, एंड द लार्ज इंटरसेलुलर स्पेसेस इंश्योर दैट ऑल सेल्स आर इन कांटेक्ट विद एयर। और जो स्टोमेटा के जो सेल्स होते हैं उनके बीच बहुत सारी लार्ज स्पेसेस प्रेजेंट होती हैं। इसका मतलब उन लार्ज स्पेसेस में क्या प्रेजेंट है, हमारी एयर प्रेजेंट है। इसका मतलब वो एयर के साथ डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में होते हैं। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन आर एक्सचेंज बाय डिफ्यूजन हियर। तो यहाँ पे नॉर्मली कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन डिफ्यूजन के थ्रू ही ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। ठीक है, दे कैन गो इनटू सेल्स और अवे फ्रॉम देम एंड आउट इन द एयर। वो क्या कर सकते हैं, सेल के अंदर जा सकते हैं, सेल से दूर जा सकती है, और सेल के मतलब एयर के अंदर भी जा सकती है। डायरेक्शन ऑफ डिफ्यूजन डिपेंड्स अपॉन द इन्वायरमेंटल कंडीशन पे डिपेंड करेगा किस साइड में हमारा डिफ्यूजन होना है। ठीक है, जैसे कि रात के टाइम पे एट नाइट जब हमारा फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा होता है, व्हेन देयर इज नो फोटोसिंथेसिस अकरिंग, CO2 एलिमिनेशन इज द मेजर एक्सचेंज एक्टिविटी गोइंग ऑन। तो उस टाइम पे रात में क्या होता है, CO2 का ज्यादा अमाउंट हमारे एक्सचेंज हो रहा होता है। मतलब रात के टाइम पे अब फोटोसिंथेसिस तो होगा नहीं, तो उस टाइम पे जो मेजर एक्सचेंज हमारा कौन सी गैस का होता है, CO2 का होता है। प्लांट्स क्या करते हैं, रात में ही CO2 को अपने अंदर ले लेते हैं। ठीक है, लेकिन दिन के टाइम में क्या होता है, CO2 जनरेट ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इज यूज्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। अब दिन के टाइम में हमारी फोटोसिंथेसिस परफॉर्म होगी, तो जो रात में इन्होंने CO2 इनटेक करी होगी वो CO2 अब फोटोसिंथेसिस में हमारी हेल्प करेगी। हैज देयर इज नो CO2 रिलीज, तो उस टाइम पे CO2 का रिलीज हमारा नहीं होगा। इंस्टेड उसकी जगह कौन सी गैस का रिलीज होगा, हमारा ऑक्सीजन गैस रिलीज। ऑक्सीजन रिलीज इज द मेजर इवेंट एट दिस टाइम। तो ये चीज हमें याद रखने की, नाइट के टाइम पे कौन सी मेजर एक्सचेंज होता है, कौन सी गैस का प्लांट्स के अंदर, और दिन के टाइम में कौन सी गैस का मेजर एक्सचेंज होता है। अब एनिमल्स हैव इवॉल्व डिफरेंट ऑर्गन्स फॉर द अपटेक ऑफ ऑक्सीजन। एनिमल्स हैव इवॉल्व डिफरेंट ऑर्गन्स फॉर द अपटेक ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द एनवायरनमेंट एंड फॉर गेटिंग रिड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस। हर एक ऑर्गेनिज्म के पास, उनके पास अलग अलग ऑर्गन्स प्रोवाइड किए गए हैं ताकि वो गैसेस का इनटेक कर सके,
ठीक है, जो हमारे कार्बन डाइऑक्साइड है, जो हमारी वेस्ट मटेरियल है हमारी बॉडी के लिए, उसको बाहर निकाल सके। जैसे कि जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं कैन ब्रीथ द ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर, वो ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं। लेकिन जो एनिमल्स जो लिव इन वाटर, जो एनिमल्स हमारे पानी में रहते हैं, नीड टू यूज द ऑक्सीजन डिजोल्व इन वाटर, उनको कौन सी ऑक्सीजन लेनी पड़ती है, जो पानी के अंदर पहले से डिजोल्व है, उन ऑर्गेनिजम्स को वो वाली ऑक्सीजन इनटेक करनी पड़ती है। और टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म को सराउंडिंग से एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन को इनटेक करना पड़ता है। नेक्स्ट पार्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू।